हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड के एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन ब्लड, लेक्चर नंबर 2, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब बाय रविंद्र सर, कॉन्टैक्ट नंबर दिस। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एमसीक्यू सॉल्व करने के पहले हमने ब्लड सर्कुलेशन पर 3-4 लेक्चर पढ़ाए हैं थ्योरी के, वो आप लोग पहले देख लीजिएगा और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। बाइलिंगुअल है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए ये बेनिफिशियल है, सुविधाजनक रहे। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रक्त समूहों की खोज किसने की थी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है कार्ल लैंड स्टीनर। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, अगले स्लाइड पर पहुंचते हैं। द नेम ऑफ द RH फैक्टर इज रिलेटेड टू अ टाइप। मतलब RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के मंकी से, बंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये एमसीक्यूज बहुत आसानी से सॉल्व करने हैं तो इसके पहले इसका लेक्चर आप देख लीजिएगा, जो हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB है, AB पॉजिटिव है, और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा A, O पॉजिटिव होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका जो डिटेल लेक्चर हमने ब्लड ग्रुप पढ़ाया है उसको आप देख लीजिए, तो बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इसका डिटेल लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो हमने उसमें बताया था कि एक हमने वीडियो इसमें डाला है कि बच्चे का माँ बाप कौन होगा, पहचाने ब्लड ग्रुप के माध्यम से। वो लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैक क्यों होते यार? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के ब्लड का पीएच स्तर क्या होता है? तो ये होता है 7.35 से लेकर 7.45। आंसर होगा सी। ये सारा कुछ हमने पढ़ाया हुआ है डिटेल लेक्चर में, आप वहां से देखिए इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीजन एक्चुअल में क्या होते हैं? तो एंटीजन क्या होता है? ये विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयोग लाए जाते हैं, है ना। जैसे हमारे बॉडी में अगर एंटीजन है तो वो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, और एंटीबॉडी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो अगर एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी बनने में प्रॉब्लम आएगी। तो एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को स्टिमुलेट करते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। ओके। और बेसिकली एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और एंटीजन होते हैं दो, ए और बी। इसी प्रकार दो एंटीबॉडी होते हैं जो प्योर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेहद इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉडी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शंस? तो कौन करता है? WBC। कौन करता है? WBC। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे।
ब्लड के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो ये होता है इसका आंसर लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा आंसर? लिम्फोसाइट। ओके जी, आंसर होगा यहां पर बी। इंग्लिश वाले भी बगल में आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव रक्त की श्यानता किसके द्वारा होती है? मानव रक्त में जो विस्कोसिटी होती है, उसका गाढ़ापन किसकी वजह से होती है? तो ये प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से होता है। प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो ये डायमीटर होता है इसका 0.007 mm। 0.007 mm आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित, मतलब अगर हमारे ब्लड में WBC ज्यादा होगा तो क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। और उस ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ल्यूकीमिया हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो ये किसमें बनती हैं? बोन मेरो में। हड्डी के बीच में जो एक मैट्रिक्स भरा होता है उसको बोन मेरो कहते हैं, उसमें आरबीसी बनती है। नेक्स्ट वन, WBC का बनना और आरबीसी का विनाश होना, तो ये कहां पर होता है? ये होता है स्प्लीन में। WBC स्प्लीन में बनती है और आरबीसी स्प्लीन में नष्ट हो जाती है ना। और WBC कहां कहां बनती है? तो देखिए WBC एक्चुअल में दो प्रकार की होती है। एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है न्यूट्रोफिल। दो प्रकार की होती है। तो जो लिम्फोसाइट होता है वो स्प्लीन यानी प्लीहा, लसिका ग्रंथि यानी लिम्फेटिक ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड में बनती है। और जो WBC का जो दूसरा प्रकार है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स बनती है बोन मैरो में और आरबीसी भी बनती है बोन मैरो में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। WBC स्प्लीन में बनती है और आरबीसी स्प्लीन में यानी प्लीहा में मर जाती है, इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है स्प्लीन यानी प्लीहा को। तो आंसर यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी भी पीछे से पूछा गया था। ठीक है, वैसे 100 मिलीग्राम पर 100 ml में, पर 100 ml में ये व्यक्त होता है, मतलब होता है ये ना। तो 100 ml में 100 मिलीग्राम। अगर 100 मिलीग्राम में 300 से 500 मिलीग्राम हो जाए, क्या? शुगर, ग्लूकोज कितना हो जाए? 300 से 500 मिलीग्राम हो जाए 100 ml ब्लड में, तो फिर वो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। हृदयघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो देखो, सबसे पहले यहां पर क्या होता है? जो तंतु ऊतक होता है, तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल जानते हो कहां चला जाता है? ये जो हमारी हृदय की धमनियां होती, कोरोनरी आर्टरी, उसमें ये थक्का जमा देता है। यानी पहले हुआ 2, फिर हुआ 4, और जब ये थक्का जम जाएगा कोरोनरी आर्टरीज में, तो उसकी जो आंतरिक दीवार होगी वो नैरो हो जाएगी, यानी तीसरे नंबर पर 1 आ जाएगा। तो 2 4 1 कहां पर दिख रहा है? ए में। 2 4 1 कहां दिख रहा है?
और जब हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उस वो नैरो हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन सही से नहीं जा पाएगी, तो ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई हो पाएगी, होने लगेगी, और क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो क्या क्रम हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। 20 क्वेश्चन का ये सेट है और बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर इसको आपने कर लिया। और हमारे सारे डिटेल लेक्चर जो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड ग्रुप से पढ़ाए गए उनको देख लिए। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती, कोरोनरी आर्टरीज क्या कहलाती है, कोरोनरी। तो यहाँ पर हृदय धमनियां या कार्डियाक आर्टरीज भी इसको बोल सकते हैं। सी आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में आते हैं फटाफट। क्या लिखा हुआ है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन होता है, थ्रोम्बिन होता है। ये लेक्चर हमने पढ़ाया है। एक आपको याद दिला दूं, एक हमने लेक्चर से पढ़ाया कि ब्लड कैसे जमता है, चोट लगने के 3-4 मिनट बाद ब्लड जम जाता है। तो कैसे जमता है, उसके 4 स्टेप होते हैं, वो मैंने यहाँ पर पढ़ाया, वो वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज, कितना होता है, 70 नहीं होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, 70 नहीं होगा, 90 होता है। अभी कितना होता है, 90% होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, 90% वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें आंसर डी होगा सही। आप देखिए, रक्त में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होते हैं, बिम्बाणु इसको हिंदी में कहते हैं। तो देखिए, ये लेक्चर भी हमने पढ़ाया है, ये जो क्वेश्चन है आप देखिएगा, उसमें हमने पढ़ाया है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का संगठन। तो उसमें हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा ब्लड में होते हैं RBC, सबसे ज्यादा, फिर होते हैं प्लेटलेट्स, फिर होते हैं क्या, प्लेटलेट्स, और सबसे बाद में क्या होता है, WBC। तो WBC कम होते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, नेक्स्ट वन। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट वन, 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन ब्लड। तो इसमें पहला लिखा हुआ है रक्त के द्वारा, दूसरा लिखा है फुफ्फुस यानी लंग्स के द्वारा, थ्रू द लंग्स, और फिर लिखा है बाई टिश्यू। तो सबसे पहले कहाँ जाता है, मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाती है, लंग्स में, लंग्स के बाद कहाँ जाती है, ब्लड में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने आपको पढ़ाया था, लंग्स में ऑक्सीजन आई, हमने सांस ली, और फिर ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में घुसता है, वहां से ऑक्सीजन ले लेता है, और फिर ये ब्लड के माध्यम से ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू यानी टिश्यू में। तो सबसे पहले लंग्स में, फिर ब्लड में, और फिर टिश्यू में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2-1-3 कहां पर है, 2-1-3, 2-1-3 कहां पर है देखिएगा, सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर होगा सी। वेरी गुड। तो ये जो सीरीज है ये 20 का दम यानी 20 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन इसका, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो हमारी जो श्वास लेने की गति है वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बी होगा, क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की कमी है तो जलीली सांस लेना पड़ेगा।
ताकि ऑक्सीजन हम खींच पाएँ। और ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं, एक बीमारी हो जाती है ऑक्सीजन कमी को, हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? ब्लड में ऑक्सीजन कमी को हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ये आज का बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट हमारा एमसीक्यू सेशन था। तो आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए और कमेंट करके बताइए ये लेक्चर कैसा रहा। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि ये लेक्चर आपको और अच्छा लगेगा जब आप हमारा ब्लड सर्कुलेशन के 4-5 लेक्चर जो हमने पढ़ाए हैं वो देख लेंगे, तो फिर इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम इसी प्रकार के बेहद इम्पोर्टेंट लेक्चर में। थैंक यू।